अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी ये जानने के लिए बेताब हैं कि कोरश खान के नए सीज़न में आखिर कौन सा तारीखी जंगी सिनेरियो पेश किया जाएगा, कौन सी जंग से कहानी का आगाज़ होगा, उस्मान बे का किरदार कहाँ तक दिखाया जाएगा और सबसे बढ़कर ओरहान और अलाउद्दीन के दरमियान किस तरह की कशमकश सामने आएगी। तो आज की वीडियो में हम आपको तारीखी कुतब और मोतबर हवालाजात के साथ तफसील से बताएंगे कि इस सीज़न में किन बड़े वाक़यात को दिखाने का इम्कान है। और आज की वीडियो में हम जिन तारीखी कुतब और हवालाजात का जिक्र करेंगे इनकी तफसील कुछ यूँ है। मतरकची नसू अफंदी की किताब रुस्तम पाशा तारीख़ आले उस्मान, तुर्की के एक मुसन्नफ़ और गोज़ोगलू ने 2022 में एक किताब लिखी थी जिसमें हलील अनालची की तहकीकात शामिल हैं। हलील अनालची की अपनी किताब उस्मानली सुल्तान ओरहान, ये वो जिल्द है जिसमें 1324 से लेकर 1362 तक उस्मानी तारीख शामिल है। और इब्ने बतूता की लिखी गई किताब जिसका नाम है सियाहतनामा। इन तमाम किताबों में से हम कुछ दिलचस्प हवालाजात आपके सामने रखेंगे और आखिर में हम अपना ज़ाती तजज़िया भी पेश करेंगे कि प्रोडक्शन कंपनी को किन गलतियों से लाजमी बचना चाहिए ताकि कोरश खान एक यादगार तारीखी शाहकार बन सके। वेलकम टू अनदर हिस्टोरिकल चैप्टर ऑफ हम हिस्ट्रिक। दोस्तों, हमारे ख्याल के मुताबिक पहले सीज़न का आगाज़ 1302 में होने वाली जंग कोयून हसार या फिर बैफ्यूस की जंग से शुरू किया जाएगा। ये जंग उस्मानी और बाज़ंतीनियों के दरमियान लड़ी जाने वाली पहली बड़ी जंग थी और इससे पहले उस्मान गाजी सिर्फ मुकामी तकफुरों के साथ लड़ते थे, लेकिन इस जंग में पहली बार बाज़ंतीनी हुक्मरान शहनशाह एंड्रोनिकोस दोम ने बाकायदा तौर पर एक लश्कर भेजा और एक मशहूर मोरख प्रोफेसर हलील अनालची के मुताबिक यही तारीख यानी कि 1302 उस्मानी सल्तनत की असली बुनियाद समझी जाती है। और दूसरे मोरहीन जैसा कि आशिक पाशाजादे और इब्ने बतूता की रवायात के मुताबिक बुरसा पर पहली बार मुहासरा 1303 में उस्मान गाजी के दौर से शुरू किया गया था, लेकिन ये मुहासरा मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा था। लेकिन बाद में एक दहाई के बाद जब दोबारा इस शहर का मुहासरा किया गया तो 9 साल के मुहासरे के बाद 1326 में यह फतह मुमकिन हुई जब उस्मान गाजी के फर्जंद ओरहान गाजी ने इसे फतह किया था। लिहाजा अगर ये ड्रामा इसी तारीख के मुताबिक चलता है तो पहले कोयून हसार की जंग दिखाई जाएगी, उसके बाद बुरसा के मुहासरे और उस ज़माने के सियासी वाक़यात को कहानी में शामिल किया जाएगा। तुर्क रवायात के मुताबिक हुक्मरान अपनी फतह की गई ज़मीनें करीबी ख़ानदान के अफराद जैसा कि बेटों, भतीजों, भाइयों और करीबी साथियों के हवाले कर देते थे। एक मशहूर मोरख नशरी के मुताबिक उस्मान गाजी ने एक्सी शहर से लेकर बेलजिक और यानी शहर तक अपनी सल्तनत को वसी करने के बाद इनोइनू का इलाका अपने फर्जंद ओरहान गाजी को दे दिया था, जबकि आशिक पाशाजादे के मुताबिक उन्होंने इसके साथ साथ काराजे हिसार का इलाका भी ओरहान गाजी के सुपुर्द कर दिया था। इस दौरान उस्मान गाजी ने बेलजिक के इमलाक अपने ससुर शेख हदावली के कहने पर अपने बेटे अलाउद्दीन के ज़ेर इंतज़ाम दे दिए थे। जब ओरहान गाजी काराजे हिसार के गवर्नर बने तो इस इलाके पर जरमियान ओगलू ओलारी के सरदार चावदार तातार ने हमला कर दिया था। ओरहान गाजी ने फौरन जवाबी कार्रवाई की और न सिर्फ काराजे हिसार को बचाया बल्कि एप्सू और करातीगन के किले भी फतह कर लिए थे। और ये ओरहान के अकेले लड़ने वाली पहली कामयाब मुहिम समझी जाती है। और अगर ये ड्रामा इसी तरतीब और इसी तारीख के मुताबिक चला तो कोयून हसार की जंग के बाद यानी शहर को इस सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया जाएगा, जिसके बाद ओरहान गाजी का काराजे हिसार किले को बचाना और एप्सू और करातीगन के किले को फतह करना दिखाया जाएगा। और अगर ड्रामा इसी तरतीब से चला तो इसके पहले सीज़न का इख्तिताम बुरसा की फतह या फिर इसके मुहासरे पर होगा। बुरसा की फतह के वक्त उस्मान गाजी शदीद बीमार थे, जैसे कि कुछ रवायात के मुताबिक वो नकरस यानी कि गट की बीमारी का शिकार थे, जिसकी वजह से उन्होंने कोसे मिहाल के साथ अपने बेटे ओरहान को एवर न्यूज़ की जानब भेजा था। जबकि एक रवायत ये भी है कि इस दौरान उस्मान गाजी का इंतकाल हो गया था, लेकिन ज़्यादातर मोरहीन के मुताबिक वो इस दौरान जिंदा मगर शदीद बीमार थे। यानी कि सीज़न के आखिर में न सिर्फ बुरसा की अजीम फतह दिखाई जा सकती है बल्कि हम उस्मान गाजी से भी अलविदाई मुलाकात करेंगे और इसके बाद इस कहानी का दरवाज़ा ओरहान गाजी के दौर के लिए खुल जाएगा। बुरसा की फतह के बाद बाज़ंतीनी शहनशाह खुद मैदान में उतर आया था। ओरहान गाजी ने पहली कानन के करीब गैबजी के मुकाम पर बाज़ंतीनी फौज को बाकायदा तौर पर शिकस्त दी थी। और इस जंग के दौरान बाज़ंतीनी शहनशाह एंड्रोनिकोस दोम बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ और इसको बहरी जहाज़ में बैठकर वापस कुस्तुनिया की तरफ भागना पड़ा। इसके नतीजे में बाज़ंतीनियों का सबसे बड़ा और मजहबी मरकज़ इज़नीक भी उस्मानियों के ज़ेर नगी आ गया। और हमें लगता है कि यह वाक़या गालबन इसके दूसरे सीज़न का एक अहम मौजू होगा। इस ड्रामे का असल हुस्न सिर्फ जंगों में नहीं बल्कि उस दौर की सियासी साजिशों और ताल्लुकात में भी है। मुख्तलिफ तुर्क बैलिक रियासतें एक तरफ जिहाद के परचम तले मुतहिद हुई थीं, लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरे के मद्दे मुकाबल भी थीं। कभी बाज़ंतीनियों के साथ साजबाज तो कभी तुर्कों का आपस में मुकाबला। ये सब कुछ मिलकर इस दौर को एक सियासी शतरंज बना देते हैं। इस सीरीज का एक और बड़ा ड्रामाई पहलू ये भी हो सकता है कि ओरहान
और अलाउद्दीन के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश दिखा दी जाए, लेकिन तारीखी तौर पर ऐसा कोई भी वाक़या नहीं हुआ था और अलाउद्दीन को सल्तनत का हुक्मरान बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। कुछ मोरहीन जैसे कि आशिक पाशाज़ादा ये लिखते हैं कि अलाउद्दीन ने खुद इस मामले से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी और अपने बड़े भाई से ये कहा, हमारे वालिद ने आपको हुक्मरानी सौंपी है, तो अगर आप जिंदा हैं तो मुझे बादशाहत का क्या हक है। और उन्होंने अपने लिए सिर्फ एक फोर्डा नामी गाँव मांगा था। लेकिन जदीद मुहक्किकीन जैसा कि खलील नालची की ये कहते हैं कि मामला इतना सीधा नहीं था। अलाउद्दीन अली पाशा के पास फौजी ताकत नहीं थी, लेकिन सल्तनत की इब्तदाई इरादा साजी में जैसे कि करेंसी और फौज की तंजीम में इनका बहुत बड़ा हाथ था। और हमें लगता है कि ये कशमकश यकीनन इस सीरीज में ड्रामाई अंदाज में दिखाई जाएगी। एक और अहम पहलू खवातीन का किरदार है। कुर्दिश उस्मान में कई बार बाला खतून जैसी खवातीन को भी गैर हकीकी अंदाज में जंगजू बनाकर पेश किया गया है, लेकिन तारीख हमें कुछ और बताती है। मसलन नीलोफर खातून को इब्ने बतूता ने इस तरह बयान किया है, वो इज़नीक के किले की निगरान थी, जबकि ओरहान अक्सर औकात मुहिमात में मसरूफ़ रहते थे। इसी तरह हाइमा आना की मिसाल दी जा सकती है, जो जंग में तलवार नहीं चलाती थी, लेकिन बाज़ औकात कबाइल की क़यादत भी कर लिया करती थी। लिहाजा कुर्दिश उरहान में खवातीन को जंगों में लड़ने की बजाय अक्ल, तदबीर और क़यादत की क़ुव्वत के साथ दिखाया जाना चाहिए, जो कि न सिर्फ तारीख के करीब होगा बल्कि ड्रामे को भी एक हकीकी ताकत देगा। और इसी तरह विजुअल इफेक्ट्स और सिनेमेटोग्राफी के लिहाज से ट्रेलर बहुत शानदार था और हम उम्मीद करते हैं कि यही मयार आने वाले एक साथ में भी कायम किया जाएगा। ड्रामा मुकम्मल तौर पर पॉलिटिकल थ्रिल पर मबनी होना चाहिए और इसकी सबसे अहम वजह मयार की हिफाजत है। औरतों की गैर ज़रूरी मुदाखलत और क्रिंजपन से बचना चाहिए और इसकी जगह पर उनकी अकल और इनकी बसीरत दिखाई जा सकती है। वक्त को पूरा करने के लिए बनाए जाने वाले गैर ज़रूरी झगड़े जैसे कि जंगलात में 3-4 लोगों की जंग या फिर सिर्फ चंद मिनटों में 10 आदमियों के साथ किला फतह करने वाले मनाजर बिल्कुल अक्लो फहम के मुनाफी हैं और हमारे ख्याल में इस दफ़ा इस चीज़ से बचना चाहिए। जंगी मनाजर आमतौर पर महंगी होते हैं, इसी वजह से प्रोड्यूसर अक्सर औकात अपने अखराजात बचाते हैं। जैसा कि महमद बुज़दाग ने सीज़न 6 में जंगी लड़ाइयों पर अखराजात नहीं किए, लेकिन इस बार बेहतर यही होगा कि फजूल झगड़ों के बजाय ज़्यादातर सियासी पहलू दिखाए जाएं और लड़ाइयों के मनाजर बेशक ज़्यादा ना हों, लेकिन जितने भी हों आला मेयार के हों। और तुर्क ड्रामों में अक्सर औकात हीरोज़ को ऐसे दिखाया जाता है जैसा कि इनके पास कोई मावराई ताकत हो, जैसा कि उस्मान का अकेले 10, 15 या फिर 20 आदमियों के साथ झगड़ना, लोहे की इतनी मोटी जंजीरों को एक ही झटके से तोड़ देना, जो कि किसी बड़े जानवर के बस की भी बात नहीं है, और 3-4 लोगों का बैक्स वक्त पूरे लश्कर से मुकाबला जीत जाना। लेकिन दोस्तों, हकीकी और तारीखी नुक्ता नज़र से ये तमाम मनाजर गैर मुमकिन है। हम यहाँ पर हॉलीवुड की एक सीरीज़ द लास्ट किंगडम की मिसाल देना चाहेंगे, जिसमें कहानी बिल्कुल हकीकत के करीब दिखाई गई है। अगर 4 से 5 आदमी भी ऑथरेड पर हमला करते हैं तो इसे बहुत मुश्किल पेश आती है, और अगर ज़्यादा लोग हमला करें तो वो हार जाता है, और जीतने के लिए इसे अपनी फ़ौज, साथियों या फिर हिकमत अमली की ज़रूरत पड़ती है, जो कि देखने में ज़्यादा हकीकी लगता है। और इसीलिए हमें लगता है कि बुज़दाग प्रोडक्शन की बजाय मेरी एम्पिम या फिर टीम्स बेहतर कंपनियां हैं, जो कि हीरोज़ की बहादुरी को तो दिखाती हैं, लेकिन इसकी फ़ौज या फिर इसकी हिकमत अमली के ज़रिए दिखाई जाती हैं, जैसा कि मैग्निफिसेंट सेंचुरी और महमद फाजिल सुल्तानी जैसे ड्रामे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारी बातों में कोई कमी देखें या फिर अगर आपको कोई इख्तिलाफ़ राय हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हो सकता है कि आपकी आराह से हमें कुछ नया सीखने को मिल जाए, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप में से हर एक कमेंट का जवाब दिया जाए, और इस तरह हमें यह भी अंदाज़ा हो जाता है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही एक नई वीडियो में नई खबरों और नए तरीके के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।